मूवी का नाम है डिसीजन टू लीव, जो 2022 में रिलीज हुई थी। तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बुसान के एक माउंटेन के नीचे एक हाइकर मरा हुआ पाया जाता है जो 53 साल का है। पुलिस लाश को देख के इस नतीजे पे पहुंचती है कि शायद वो पहाड़ी से गिरकर मरा है, मगर यह एक्सीडेंट है या कुछ अलग, इसकी तहकीकात पुलिस को करनी है। तो अब इस केस की तहकीकात का काम डिटेक्टिव जेम्स पे आता है, जिसके जिंदगी में काफी केसेस अनसॉल्व रह चुके हैं और वो पुरानी केसेस उसे सोने नहीं देती। तो उसे इस बात को लेके इंसोमेनिया यानी नींद न आने की बीमारी हुई है। जेम्स मैरिड है, मगर उसकी पत्नी लिपो नाम के शहर में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करती है। तो उन दोनों की मुलाकात सिर्फ वीकेंड पे ही होती है। जेम्स की पत्नी चाहती है कि जेम्स अपनी ट्रांसफर लिपो में करा के ले ले। तो यहाँ जेम्स तहकीकात करता है तो उसे पता चलता है उस हाइकर का नाम केनी है और वो इमिग्रेंट ऑफिसर है। जेम्स को उसके पॉकेट में उसका मोबाइल मिलता है, जिसके वॉल पे उसकी किसी जवान लड़की के साथ फोटो है। जेम्स को पहले तो लगता है कि वो केनी की लड़की है, मगर बाद में उसे पता चलता है कि वो केनी की वाइफ शनाया है। अब जब शनाया को अपने हस्बैंड के डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने बुलाया जाता है तो उसके चेहरे पे किसी भी तरह का दुख दिखाई नहीं देता। जेम्स जब उसे इंट्रोगेट करता है तो उसे भी शनाया की बातों में से कहीं से भी ऐसा फील नहीं होता कि उसे उसके पति के मरने का अफसोस हुआ है। शनाया जेम्स से कहती है कि केनी जैसी मौत चाहता था वैसी मौत उसे मिली, जिससे वो खुश है। अब एज अ सस्पेक्ट जब शनाया को चेक किया जाता है तो उसके शरीर पे जेम्स को चोटों के निशान मिलते हैं, जैसे कि उसके साथ मारपीट की गई हो। और उन निशानों के साथ उसे शनाया के शरीर पे टैटू किया हुआ केडीएस यह इनिशियल मिलता है। केडीएस यह केनी का इनिशियल है। केनी अपनी हर चीजों पे यह इनिशियल्स एम्बोस करता है। मतलब केनी अपनी वाइफ शनाया को उसकी प्रॉपर्टी समझता था। अब शनाया अपने पति की लाश के फोटो देखने की मांग करती है। वो फोटो देखते वक्त उसके चेहरे पे हंसी आती है, जो देख के जेम्स के पार्टनर हैरी को आश्चर्य होता है। अपने हंसी का एक्सप्लेनेशन शनाया यह देती है कि हर इंसान को वैसे ही मौत मिलती है जो उसके तकदीर में लिखी हो, वैसे नहीं जैसे वो चाहता हो। मगर केनी को वैसी ही मौत मिली है जैसा वो चाहता था। शनाया की वह हंसी जेम्स के दिल में कुछ क्लिक करती है। अब केस के प्रोसीजर को लेके जेम्स अपने पार्टनर हैरी के साथ शनाया पे नजर रखने लगता है। शनाया एक केयर टेकिंग कंपनी की तरफ से एक ओल्ड एज लेडी के लिए नर्स का काम करती है और उसके मैनेजर के कहने के अनुसार शनाया बेस्ट केयर टेकर है। अपने पति को मरे हुए 4 दिन भी नहीं हुए और शनाया अपने काम पे लग जाती है। उसके इस बिहेवियर को लेके जेम्स को वह एक मिस्टीरियस औरत लगने लगती है और वही चीज उसे शनाया की ओर अट्रैक्ट करने लगती है। ऐसे में ऑटोप्सी डॉक्टर को केनी के नाखूनों में किसी का ब्लड मिलता है जो केनी का नहीं होता। तो शनाया को डीएनए के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। जब शनाया पुलिस स्टेशन में होती है तभी हैरी उस लेडी को मिलने जाता है जिसकी शनाया केयर टेकर है, क्योंकि केनी की मौत के वक्त शनाया उस लेडी के पास थी। वो लेडी शनाया की एलाबाई थी, यानी विटनेस। वो लेडी हैरी को बताती है कि शनाया ने उसे एक मोबाइल खरीद के दिया है ताकि वह अपना मनपसंद गाना उस पर सुन सके। यहाँ पुलिस स्टेशन में शनाया मान लेती है कि केनी के नाखूनों में जो डीएनए मिले हैं वो उसी के हैं, क्योंकि क्लाइंबिंग पे जाने के पहले उन दोनों में झगड़ा हुआ था, जिस वजह से शनाया को चोटें आई। शनाया उन दोनों के झगड़े की वजह यह बताती है कि केनी को माउंटेन पसंद थे तो उसे समुंदर, और शनाया एक चाइनीज इलीगल इमिग्रेंट है तो उसकी कोरियन भी अच्छी नहीं है, जिससे केनी को उसे समझने में प्रॉब्लम होता था। इसी बात को लेके वो उससे नफरत करने लगा था। मगर इन सब के बावजूद शनाया के चेहरे पे हमेशा एक लुभावनी हंसी होती है और वही हंसी जेम्स को उसकी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। ऑन ड्यूटी पे खर्चा न करने वाला जेम्स शनाया के लिए महंगा वाला खाना मंगाता है, जिससे उसका पार्टनर हैरी भी शॉक होता है। जेम्स शनाया के चोट पे लगाने के लिए उसे वाटरप्रूफ बैंडेज देता है तो शनाया उस पर परफ्यूम लगाती है, जिससे पता चलता है कि उसके दिल में भी दयालु जेम्स को लेके फीलिंग जागने लगी है। उस परफ्यूम की खुशबू से जेम्स भी शनाया की फीलिंग से अवेयर होता है। जेम्स को तहकीकात से पता चलता है कि पिछले साल कुछ चाइनीज इमिग्रेंट को जब पकड़ा गया तो उनमें शनाया भी थी, मगर शनाया को छोड़ के बाकी सभी को वापस चाइना भेज दिया गया। जेम्स शनाया से पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो शनाया उसे बताती है कि उसके ग्रैंडफादर कोरियन लिबरेशन आर्मी का हिस्सा थे। मतलब वह चाइना के खिलाफ कोरिया की तरफ से लड़े थे, जिससे उन्हें सम्मान से नवाजा भी गया था। शनाया जेम्स को उसके सबूत भी देती है, तो इसी वजह से शनाया चाइना से ज्यादा कोरिया को पसंद करती है। इसी दरमियान एक दूसरे केस के मुजरिम को जेम्स चेस करके पकड़ता है,
जिसमें उसे उस मुजरिम के साथ फाइट करनी पड़ती है। पास ही कार में बैठी शनाया जेम्स को लड़ते हुए देखती है और उसके दिल में जेम्स के लिए और रिस्पेक्ट जाग जाता है कि जेम्स जितना दयालु है उतना वह बहादुर भी है। उस मुजरिम से बातें करते हुए जेम्स को पता चलता है कि जिस मर्डर केस में उस आदमी को पकड़ा गया था उसमें उसका कोई कसूर नहीं, मर्डर उसके लीडर ने किया था। वह आदमी बिल्कुल बेकसूर है। इसके बावजूद जेम्स उसे आम मुजरिम की तरह ट्रीट करता है। जेम्स के इस बिहेवियर को हैरी नोटिस करता है तो वह इस बात पे जेम्स पे गुस्सा होता है कि जो मुजरिम नहीं है उसे सिर्फ कॉफी दी जाती है और जो मर्डर में सस्पेक्टेड है उस औरत को लग्जरी खाना दिया जाता है। ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि शनाया जवान और खूबसूरत औरत है। शनाया पे नजर रखना अब जेम्स का रूटीन बन जाता है। वह शनाया पे नजर रखते हुए कार में सोता है तो एक दिन शनाया उसे इनोसेंटली सोता हुआ देख उसका फोटो निकाल के उसे स्वीटली गुड मॉर्निंग कहती है। उसके इस गुड मॉर्निंग कहने की स्टाइल से जेम्स इतना प्रभावित होता है कि वह ऑफिस में सबको गुड मॉर्निंग कहता फिरता है। अब शनाया को भी पता चल चुका है कि जेम्स उस पे नजर रखे हुए है। वह शनाया की बातों को सुनता है जिसमें शनाया जानबूझ के अपनी कैटी से कहती है कि मुझे उस दयालु डिटेक्टिव का दिल लाके दो। शनाया की बातें सुनकर जेम्स उसकी तरफ खींचता चला जाता है। यहाँ पुलिस चीफ जेम्स पे गुस्सा होते हैं कि वह केनी मर्डर केस में अपना वक्त क्यों जाया कर रहा है, उसे क्लोज क्यों नहीं कर देता। तभी हैरी को शनाया के बारे में एक बात पता चलती है कि चाइनीज गवर्नमेंट शनाया को उसकी दादी के कत्ल में ढूंढ रही है। तो अब जेम्स शनाया को इसके बारे में पूछने जाता है तो शनाया उसे बताती है कि उसकी दादी एक टर्मिनल बीमारी से काफी साल बेड पे बीमार थी और उसी की विश थी कि वह ऐसे सड़ सड़ के जीने से मरना पसंद करेगी। तो मर्सी किलिंग के चलते शनाया ने उसे फेंटेनिल देकर मार दिया था। शनाया केनी को कुछ लेटर्स दिखाती है जिसमें किसी अनजान इंसान ने केनी को धमकी दी होती है कि वह चाइनीज इमिग्रेंट को कोरिया में पनाह दे रहा है, उन्हें सिटीजनशिप दिलाने में मदद कर रहा है। लेटर को देख के केनी डर गया था कि अगर पब्लिक को पता चला कि उसने एक किलर को अपने घर में ना सिर्फ पनाह दी है बल्कि उससे शादी भी की है तो उसकी नौकरी जा सकती है और इसीलिए केनी ने सुसाइड की होगी ताकि उसे बदनामी का सामना ना करना पड़े। शनाया जेम्स से कहती है कि जब वह ठंड से मर रही थी तो केनी ने उसे बचाया, उसे अपनाया। तो उसके प्रपोज करने पे उसने केनी से शादी की क्योंकि उस वक्त वही बेहतर था। उसी वक्त इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में केनी के बॉस के हाथ केनी का सुसाइड नोट भी लगता है जो उसने उसे पोस्ट किया था। तो अब इन सारे सबूतों को देख के ऊपर से केस क्लोज करने का प्रेशर और शनाया के प्रभाव के चलते जेम्स केनी केस को क्लोज कर देता है। मगर यह सब हैरी को पसंद नहीं आता तो वह शराब के नशे में धूत होके शनाया के घर जाके हंगामा कर देता है, उसके फर्नीचर को उलट पलट कर देता है। कम से कम शनाया का यही कहना होता है कि हैरी ने यह सब किया है। तो अब जेम्स उस मैटर को मिटाने के लिए शनाया के घर की साफ सफाई करता है और साथ में वह शनाया को उसके पति केनी की सारी चीजें वापस कर देता है क्योंकि शनाया पे अब किसी भी प्रकार का शक नहीं है। अब जेम्स और शनाया एक दूसरे के करीब आते हैं। दोनों में एक अजीब दोस्ती का रिश्ता जन्म लेता है। जेम्स शनाया के लिए अपने स्टाइल का चाइनीज खाना बनाता है तो शनाया को भी जेम्स के इंसोमिनिया के पीछे की वजह का पता चलता है कि उसके पुराने अनसॉल्व केसेस उसे सोने नहीं दे रहे हैं। तो वह उन केस की फोटोज उसके दीवार से निकाल के जला देती है। वह जेम्स को रिलैक्स करा के उसे शांति से सोने का नुस्खा बताती है। वैसे इन दोनों के बीच किसी भी प्रकार की फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होती, वह दोस्त भी है और प्रेमी भी। अब दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं, साथ में घूमने लगते हैं, अपने सीक्रेट्स एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं। मगर एक दिन कुछ अजीब होता है। जेम्स शनाया से मिलने उस लेडी के घर जाता है जहाँ शनाया केयर टेकर का काम करती है। शनाया वहाँ नहीं होती तो जेम्स उस लेडी से बातें करने लगता है। तब वह लेडी अपने रोज के आदतों के अनुसार फोन पे गाना सुनने जाती है और सीरी को एक गाना प्ले करने बोलती है। आपको पता होगा सीरी एप्पल का वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है, तो आप सीरी ऑन करके जो बोलेंगे उसे वह सॉफ्टवेयर वॉइस कमांड की तरह ट्रीट करता है। तो यहाँ जब वह लेडी सीरी को अपना फेवरेट गाना प्ले करने बोलती है तो सीरी ऑन नहीं होता। तो अब फोन में क्या इशू आया है यह देखने के लिए जब जेम्स वो फोन हाथ में लेता है तो उसे पता चलता है बहुत सारे एप्स बैकग्राउंड में चल रहे हैं। तो अब वह उन सबको एक एक करके बंद करने लगता है। तभी उसकी नजर स्टेप ट्रैकर ऐप पे पड़ती है जिस पर 138 स्टेप्स की काउंटिंग होती है और डेट होती है उस सोमवार की जब केनी की मौत हुई थी। अब इस बात का ताज्जुब जेम्स को होता है क्योंकि वह लेडी अपनी बीमारी के कारण पिछले 10 साल से बाहर कहीं गई नहीं।
तो 138 स्टेप्स चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब 138 स्टेप्स उसके फोन को लेके कौन चला? तभी जेम्स को याद आता है कि सेम उसी मेक का फोन शनाया का भी है। वो लेडी जेम्स से कहती है कि शनाया ने उन दोनों फोन को एक साथ खरीदा था। अब जेम्स समझ जाता है कि इसके पीछे जरूर कोई वजह है। तो अब वह उस बिल्डिंग के कैमरा चेक करता है तो उसे पता चलता है बिल्डिंग के फ्रंट साइड पे कैमरा है मगर बैक साइड में कोई कैमरा नहीं है। तो अब जेम्स को शनाया के प्लान के बारे में पता चलता है। सोमवार को शनाया उस लेडी के घर आई, उसका फोन अपने फोन के साथ बदला ताकि अगर पुलिस ने उसके लोकेशन को ट्रैक किया तो उन्हें उस लेडी के घर की लोकेशन मिले। उसके बाद वह पीछे के रास्ते से बाहर आ गई, इसलिए सीसीटीवी में वह दिखाई नहीं दी। फिर वह 138 स्टेप्स चल के उसी पहाड़ी पे दूसरे आसान रास्ते से चढ़ी जहाँ केनी क्लाइंबिंग कर रहा था। और जब केनी पहाड़ की चोटी पे आया तो शनाया ने उसे वहां से धक्का दिया। गिरते वक्त केनी के नाखूनों से शनाया के हाथ पे जख्म के निशान आए। केनी ऊंचाई से गिर के ऑन द स्पॉट मर गया। तो अब कंफर्म करने के लिए जेम्स उसी पहाड़ी पे जाता है तो उसे भी ठीक 138 स्टेप्स लगते हैं। मतलब शनाया ने ब्रिलियंटली अपने पति को मार के एक परफेक्ट क्राइम किया था। अब इस बात से मानो जेम्स की दुनिया उजड़ जाती है। वह यह बात क्लियर करने शनाया के घर जाता है तो शनाया उसे सफाई देती है कि केनी उसके चाइनीज होने का फायदा उठा के उसका शोषण किया करता था, उसे रोज मारता था, उसे अपनी मर्जी के हिसाब से इस्तेमाल किया करता था और उसे आए दिन धमकी देता था कि अगर उसने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो वह उसे चाइना भेज देगा। शनाया वापस चाइना नहीं जा सकती थी क्योंकि वहाँ उस पर उसके दादी के खून का इल्जाम था जिससे उसे उम्र कैद हो सकती थी। तो शनाया ने केनी को मारने का प्लान बनाया जो एक परफेक्ट मर्डर हो। उसने वो धमकी वाले डॉक्यूमेंट्स बनाए, केनी के सिग्नेचर का सुसाइड नोट बना के उसके ऑफिस पोस्ट किया और जब उसे पता लगा कि हैरी को उस पे शक है तो उसी ने अपने घर का फर्नीचर उलट पलट करके उसका इल्जाम हैरी पे लगाया। और अभी भी वो जेम्स की बातों को रिकॉर्ड कर लेती है ताकि अगर जेम्स उसके खिलाफ कोई एक्शन ले तो वह उसे ब्लैकमेल कर सके। मगर जेम्स ऐसा कुछ नहीं करता। वह अंदर से शनाया को चाहता है तो वह अंदर से टूट गया है। वह शनाया से कहता है कि उसने उस पर विश्वास करके सारे सबूतों को मिटा दिया, उसके वॉइस रिकॉर्डिंग को डिलीट किया। वह शनाया से कहता है कि वह आखिरी सबूत जिसमें 138 स्टेप्स रिकॉर्डेड है वह उस मोबाइल को समुद्र में फेंक दे ताकि उस पर शक की कोई गुंजाइश ना हो। मगर यह सब करते हुए वह पूरी तरह सैड हो जाता है। एक सस्पेक्ट जिसे इनोसेंट समझ के उसने उससे दोस्ती की वह एक मर्डरर निकली। वह जाते जाते शनाया से एक ही बात बोलता है, तुमने ना सिर्फ मेरी केस, मेरे स्वाभिमान को बर्बाद किया है बल्कि मेरे दिल को भी बर्बाद किया है। जेम्स उन दोनों के बीच के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अब इस बात को 13 महीने गुजरते हैं। एक आदमी शनाया की पिटाई कर रहा होता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि शनाया ने अब दूसरी शादी कर ली है और इस बार उसका पति जेरी एक फ्रॉड इंसान है। वह एक इन्वेस्टमेंट कंपनी चलाता है और उसके जरिए उसने कई लोगों को ठगा है और इस ड्रैगो नाम के आदमी को भी उसने 270 मिलियन वोन के लिए ठगा है जो लगभग $2 लाख के बराबर है। अब जेरी गायब है तो ड्रैगो शनाया को मार के उसका पता जानना चाहता है मगर शनाया नहीं जानती जेरी कहाँ है। ड्रैगो शनाया से कहता है कि उसकी माँ बहुत बीमार है मगर पैसा होने के बावजूद वो उसका इलाज नहीं कर सकता क्योंकि वो पैसा जेरी खा गया है। तो अगर उसकी माँ को कुछ हुआ तो वो पहले जेरी को मारेगा, बाद में अपनी माँ का अंतिम संस्कार करेगा। तो अब शनाया जेरी के साथ लिपो नाम के शहर में शिफ्ट होती है। तो यहाँ जेम्स का तबादला भी लिपो में हुआ है जहाँ उसकी वाइफ जॉब करती है। एक दिन अचानक कोइंसिडेंटली शनाया और जेम्स की फिश मार्केट में मुलाकात होती है। शनाया के साथ उसका हस्बैंड होता है तो जेम्स के साथ उसकी वाइफ। जेरी जेम्स की वाइफ को अपना विजिटिंग कार्ड देता है। जेम्स को देख के शनाया के मन में पुरानी बातें ताजा होती है। एक रात जेरी जेम्स की वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है मगर वो नहीं उठाती और अगले ही दिन जेरी का मर्डर होता है। तो इन्वेस्टिगेशन करने जेम्स वहाँ पहुँच जाता है। तो अब जेम्स को यह कोइंसिडेंस नहीं लगता क्योंकि वो जानता है कि शनाया ने उसके पहले पति का मर्डर किया था। तो अब उसका पूरा शक शनाया पे ही जाता है। वह फैसला करता है कि वह इस बार शनाया को नहीं छोड़ेगा, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा। मगर इस बार उसे शनाया के मर्डर करने का मोटिव नहीं मिलता जैसे कि पिछली बार था। और इस बार जेरी को किसी लेफ्ट हैंडेड आदमी ने चाकू से मारा है, यानी सीधा सीधा मर्डर है। पुलिस को जेरी की लाश स्विमिंग पूल में मिली है मगर पूल में खून का एक कतरा भी नहीं है। और जेरी के दुश्मन भी होते हैं जो उसे जान से मारना चाहते हैं। यानी इस बार शनाया को सस्पेक्ट ठहराना मुश्किल है। तो अब पुलिस खोज करती है तो उनकी मुलाकात एक कपल से होती है जिन्होंने एक फोटो ली होती है जिसमें शनाया समुंदर में कुछ फेंकते हुए दिखाई देती है।
तो अब जेम्स सीधा शनाया से मिलने उसके घर जाता है। तो जेम्स को उसकी वो फोटो वाली ड्रेस जली हुई हालत में मिलती है। तो अब शनाया जेम्स को बताती है कि वह जब मॉर्निंग वॉक करके वापस आई तो उसने जेरी को पूल में मरा हुआ देखा। जेरी के खून से पूरे पूल का पानी लाल हो चुका था। तो उसने उस पानी को ड्रेनेज में बहा दिया क्योंकि जेम्स खून देख के डर न जाए, क्योंकि वह जानती है कि जेम्स को खून से फोबिया है। जेम्स ने अपनी ये वीकनेस पिछली बार शनाया को बताई थी और शनाया को पता था जेरी के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने वही आएगा, इसलिए उसने खून का एक भी कतरा पीछे नहीं छोड़ा। फिर खून लगे अपने कपड़े भी जला दिए। मगर यह सब कहने के बावजूद वह यह नहीं कहती कि उसने अपने हस्बैंड को मारा है। तो अब जेम्स उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट करता है जिसमें वो क्लीन निकलती है। रिजल्ट भी यही आता है कि उसने जेरी को नहीं मारा। तो अब पुलिस को पता चलता है ड्रैगो की माँ का देहांत हो चुका है, जिससे जेरी ने पैसे लिए थे और उसने जेरी को मारने की धमकी दी थी। तो अब पुलिस ड्रैगो को अरेस्ट करती है। पुलिस को पता चलता है कि ड्रैगो लेफ्ट हैंडेड है। ड्रैगो की बातों से पुलिस को पता चलता है कि ड्रैगो के पैसे से जेरी ऐश कर रहा था, जिससे ड्रैगो का खून खोल उठा था। तो जेरी का मर्डर करने का उसके पास स्ट्रॉन्ग मोटिव है। जेम्स को शनाया की रिकॉर्डिंग की हुई कुछ ऑडियो क्लिप्स मिलती है जिसमें उसने जेम्स को लेके अपने फीलिंग्स के बारे में कहा होता है। तभी इसी बीच शनाया जेम्स को फोन करके एक पहाड़ी पे बुलाती है। वो वहाँ जाता है तो उसे पता चलता है शनाया अपनी दादी के अस्थियों का विसर्जन करने वहाँ आई है। उसकी दादी हमेशा यही चाहती थी कि उसकी अस्थियों को कोरिया के होमी माउंटेन पे बिखेरा जाए, जहाँ वह कभी उसके हस्बैंड यानी शनाया के दादा के साथ आई थी और अच्छे पल गुजारे थे। तो अब रिचुअल के हिसाब से यह काम लड़के को नहीं तो घर के जमाई को करना होता है। तो शनाया ने अपने सबसे चहीते आदमी को यानी जेम्स को यह काम करने के लिए बुलाया होता है। अस्थियां बिखरने के बाद शनाया प्यार से जेम्स को गले लगाती है। वो मोबाइल वापस करती है जो पिछले मर्डर का सबूत था। वो उससे कहती है कि अगर वो चाहे तो उस केस को रीओपन कर सकता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। या जेम्स की वाइफ को जेम्स और शनाया के रिश्ते को लेके गलतफहमी होती है कि उसने शनाया के साथ मिलके जेरी को मारा है। तो वह जेम्स का घर छोड़ के चली जाती है। तो दूसरी ओर पुलिस को शनाया ने जेरी के मौत के बाद समुंदर में फेंका हुआ मोबाइल मिलता है। वो मोबाइल जेरी का होता है, जिसमें जेरी ने शनाया को मैसेज किया होता है कि उसके हाथ शनाया और जेम्स के प्यार वाले कन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग लगी है, जो 13 महीने पहले शनाया ने खुद रिकॉर्ड की थी। तो उसने शनाया को धमकी दी होती है कि वो उस रिकॉर्डिंग को जेम्स की वाइफ को देगा। तो उस पर शनाया ने उसे धमकी दी होती है कि वह ड्रैगो को उसका लोकेशन बताएगी, क्योंकि उसकी माँ जल्दी ही मरने वाली है। तो अब जेम्स को पता चलता है कि शनाया ने उसकी मैरिड लाइफ बचाने के लिए जेरी को मारने का गेम खेला। शनाया ने जेरी को नहीं बल्कि ड्रैगो की माँ को मार दिया और ड्रैगो को जेरी का लोकेशन दिया। तो जैसे ड्रैगो ने कहा था कि अगर उसकी माँ की मौत हुई तो वो जेरी को मार देगा, तो उसने गुस्से में आके जेरी को मार दिया। जेरी के फोन से जेम्स को पूरा खुलासा होता है, मगर उसे जेरी के फोन पे कोई वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं मिलती, जो शनाया ने पहले ही डिलीट की होती है। पुलिस को ड्रैगो के फोन लोकेशन से पता चलता है कि वह मर्डर के वक्त जेरी के घर था। यह बात भी सच थी कि शनाया ने ड्रैगो की माँ को फेंटानिल देके मारा था, मगर इस बार उसने मर्डर जेम्स को बचाने के लिए किया था ताकि जेरी उसे ब्लैकमेल ना कर पाए। तो अब शनाया सुसाइड करने बीच पे जाती है, क्योंकि वह समुंदर के पास मरना चाहती है। वह बीच पे एक गड्ढा खोद के उसमें बैठ जाती है। अब जैसे ही समुंदर का पानी बढ़ता है, वह गड्ढा रेत से भर जाता है और शनाया उसके अंदर दफन हो जाती है। तो जेम्स उसके मोबाइल को लोकेट करके वहाँ आता है, मगर उसे शनाया का कहीं पे पता नहीं चलता। वह पागलों की तरह दिन ढलने तक शनाया को वहाँ ढूंढता रह जाता है और मूवी यहाँ पे खत्म होती है। शनाया ने पहली बार अपने ऊपर हो रहे जुल्म से छुटकारा पाने के लिए केनी का मर्डर किया था, तो दूसरी बार उसने जेम्स को बदनामी से बचाने के लिए मर्डर किया था। मगर इस बार वह जेम्स के दिल में अपनी जगह बनाना चाहती थी, तो उसने एक इनोसेंट बूढ़ी औरत को मारने का जुर्म कबूल के खुद को मौत के हवाले किया था। यह अलग तरह की लव स्टोरी है।